हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं स्वप्रेरण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा चुके हैं और लेंज के नियम के बारे में बता चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसको बहुत अच्छे से देख ले, क्योंकि जब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ में आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तभी अच्छे से समझ में आएगा स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। स्वप्रेरण गुणांक से इससे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं और ये थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है। थ्योरी पूछे तो 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल 4 से 5 नंबर हमको देकर जरूर जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो आओ हम पढ़ते हैं स्वप्रेरण के बारे में। तो स्वप्रेरण क्या है? देखो, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब ये कैसे होता, धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हुआ। तो देखो, जैसे हम मान लें कि बताना यदि किसी परिपथ, तो हम कोई भी परिपथ बना लो। अब जैसे ये हो गया एक परिपथ, ये हमारी हो गई कुंडली, ये हमारी हुई कुंडली। कोई जैसे तांबे के तार के हो, तांबे के तार की ये कुंडली है, मतलब जैसे स्प्रिंग टाइप की ये कुंडली है। तो जैसे यहां पर हम बताएं कि यदि विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, यहां लगा दो एक कुंजी हुई, ये हमारी क्या हो गई कुंजी, ये हमारी हो गई बैटरी, ये हमारी हो गई बैटरी। तो ये हमारी कुंडली है या परिपथ है, कुंडली माने परिपथ हुआ। ये एक लगा दिए इसमें बैटरी, ये हमारी हो गई कुंजी, ये हो गई कुंजी, ये हमारी कुंजी हुई। तो जैसे इससे हम पहले जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताए हैं तो बता चुके हैं कि यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात चुंबक बन जाएगा। जैसे कि ये एक हमारा तार है, तो अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, तो ये व्यवहार किसकी भांति करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात ये चुंबक बन जाएगा। तो ये चुंबक बन जाएगा तो हमें पता है चुंबक में एक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबक में चुंबक के चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये बना चुंबक, तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो जैसे हम इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करें तो ये एक चुंबक बना। जैसे हम दूसरा एक चुंबक बनाएं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कितनी करवाएं, 2 एम्पीयर विद्युत धारा हम प्रवाहित करवाएं 2 एम्पीयर। तो अगर देखा जाए प्रबल चुंबक कौन हो या शक्तिशाली चुंबक कौन हो गया, ये कम शक्तिशाली हुआ, ये अधिक शक्तिशाली हुआ। क्योंकि ये परिपथ तार का था, तांबे का था, ये बना चुंबक क्यों, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित कराई गई है। तो धारा प्रवाहित कराने के कारण ये बना है हमारा चुंबक। तो हम जितनी ज्यादा अधिक धारा प्रवाहित करवाएंगे उतना ही शक्तिशाली चुंबक बनेगा। क्योंकि ये चुंबक बना है धारा कारण, तो इसे 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करें तो 1 एम्पीयर होगा, तो ये चुंबक कम शक्तिशाली बनेगा। अगर 2 एम्पीयर करवाएं तो ये चुंबक अधिक शक्तिशाली बनेगा। तो अधिक शक्तिशाली बनने का मतलब ये चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो ये कम शक्तिशाली है, अर्थात इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी। मतलब जब ये अच्छे समझ जाओगे फिर अभी स्वप्रेरण के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है स्वप्रेरण। तो जैसे ये 2 एम्पीयर हुआ तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी हो गई, ज्यादा हो जाएंगे। अगर इसमें एक चुंबकीय, मान लें हम इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी रहेंगे 2, तो इसमें कितनी रहेंगी 4, क्योंकि धारा ज्यादा है तो चुंबक भी क्या है प्रबल। तो इससे क्या बता रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है। और हम चुंबकीय बल रेखाओं किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो इसे ये एक कुंडली थी, अच्छा सर, ये एक कुंडली हुई। मान लीजिए ये कुंडली है, ये एक बैटरी है, ये बैटरी धारा सप्लाई कितनी करेगा 5 एम्पीयर। ये बैटरी जो है ये इस कुंडली में धारा की सप्लाई कितनी करेगा 5 एम्पीयर, मतलब ये जब धारा की स्पीड इसमें 5 एम्पीयर की हो जाएगी। तो जैसे हम इस
चाबी को बंद करें, इस चाबी को बंद करें, तो जब हम चाबी बंद करेंगे तो डायरेक्ट तो 5 एम्पियर बहने नहीं लगेगी। मतलब इस बैटरी की खासियत है कि इस तार में 5 एम्पियर की प्रबलता की धारा को प्रवाहित कराएगा। तो हम जैसे चाबी को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 5 एम्पियर तो बहने नहीं लगेगा। जैसे आप कभी बाइक चलाओ तो जब बाइक को स्टार्ट करेंगे तो तुरंत क्या 70 या 50 या 60 हो जाता है? नहीं होता है। वो शुरुआत कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 5 6, वैसे 70 तक ले जाना, 70 तक काटा बंधाया है। या किसी गाड़ी में जैसे 150 तक गाड़ी जा सकती है, तो तुम कितना भी खींच लो 150 के बाद अधिकतम नहीं पहुंच पाएगी। तो इस बैटरी में है एक चाबी लगी थी, इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करवाना चाहें तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तब क्या होगा? बैटरी तुरंत 5 एम्पियर तो होने जाएगी। पहले कितनी होगी? 0 एम्पियर, फिर 1, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5। अब निरंतर 5 बहना चालू हो जाएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी होता है, इतने नैनो सेकंडों में होता है कि हमारी आंख इसको देख नहीं पाती है। जैसे कोई भी बल्ब होते हैं, जो बल्ब जलते हैं तो 1 सेकंड में 50 बार जलते हैं, 50 बार बुझते हैं, परंतु फिर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना सेकंडों में होता है कि हमारी पलकें उसको देख नहीं पाते हैं। तो इसे हम इस कुंडली को इसमें जोड़ें तो तुरंत 5 एम्पियर तो हो जाएगी। पहले होगी जो 0 एम्पियर, फिर क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एम्पियर हो जाएगी। अब इसमें 5 एम्पियर की धारा सप्लाई होने लगेगी। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि अगर किसी में धारा प्रवाहित कराओगे तो वो क्या बन जाएगा? चुंबक। वो बन जाएगा चुंबक। तो अगर हम धारा प्रवाहित कराए तो बन गया चुंबक। तो जैसे इसमें हम जब 5 एम्पियर की सप्लाई करना चाहते तो पहले तो 0 रहा, तो ये चुंबक नहीं था। अब तुरंत कितनी हो जाएगी? 1। तो अगर 1 हो जाएगी तो चुंबक कितने बनेगा? 1 एम्पियर धारा वाला चुंबक बनेगा। 1 एम्पियर धारा मतलब ऐसा चुंबक। अब इसमें 1 एम्पियर वाला धारा प्रवाहित किया तो उसी हिसाब से चुंबक बनेगा। 2 एम्पियर होगा तो चुंबक और प्रबल हो जाएगा। जैसे 3 होगा और प्रबल हो जाएगा ना। तो चुंबक प्रबल होने का मतलब इनमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? वृद्धि। जैसे अगर इनमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी होंगी? 2, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 4, फिर इनमें कितनी हो जाएंगी? 6। मान लिए कि ये अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराएं तो उसके कारण चुंबक बन जाएगा, क्योंकि वो तभी तो कुंडली चुंबक बन गई। 2 होगा तो चुंबक और प्रबल बनेगा, और प्रबल होने का मतलब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। 3 हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। 4 हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। फिर 5 हो जाएगा फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। तो जो चुंबकीय बल रेखा है अब 5 से 6 नहीं हो सकता, क्योंकि वो धारक सप्लाई कितने 5 एम्पियर तक ही करेगा। तो अब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अब 5 एम्पियर की निरंतर बहना चालू हो गई है। तो यहाँ से देख रहे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही है, बढ़ रही है। ये हो रहे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। जब 0 एम्पियर थी, 1 एम्पियर थी, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना था? 2 मान लिए। अब कितना हो जाएगा? 2 होगा तो 4, 6, मतलब इतनी स्पीड से होता है। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। यही तो चुंबकीय फ्लक्स 2 था, फिर 4 होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो पता चल रहा है कि यहाँ पर जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो अचानक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। तो हम जानते हैं फैराडे ने नियम दिया था कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें उत्पन्न होगी, उसमें एक उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो वही जब हम इनमें इसको जोड़ेंगे तो इसमें धारा में चुंबकीय फ्लक्स में अचानक क्या होगा? परिवर्तन, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा देखो, इसमें एक धारा प्रवाहित करा तो इसमें से धारा जाएगी, लेकिन एक इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, जिसकी दिशा कहाँ होगी? इसके विपरीत। हमें पता है प्रेरित धारा की दिशा, धारा जिसके जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो ये धारा इधर बह रही तो प्रेरित धारा इधर बहेगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसके धारा के मान में अचानक क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। 0 से तुरंत क्या हो रहा है? 0 से 1 2 3 4 5 तक हो रहा है। तब इसके विद्युत धारा के मान में क्या हुआ? परिवर्तन। इसके बाद जैसे इसको बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 5 से डायरेक्ट 0 आ जाए। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1,
ये हो जाएगा ना। तो इसके धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो धारा के मान में परिवर्तन होने का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये फैराडे के नियम में पढ़ा ही चुके हैं, तो वहां यहां भी तो वही हो रहा है। तो जब हम इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या चीज। वही बताया जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। मतलब जब यहां पर धारा के मान में क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, धारा के मान में परिवर्तन, बंद करो चालू करो, बंद करो चालू करो, तो लगातार क्या होगा, विद्युत धारा का मान घटेगा बढ़ेगा, तो चुंबक की प्रबलता भी घटेगी बढ़ेगी, चुंबक की प्रबलता घटेगी बढ़ेगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी। और जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी तो उसे तो क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन। और जब चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और उसके कारण एक धारा उत्पन्न होगी। तो ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स में जो भी परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो भी परिवर्तन होता है वो होता किसके कारण है, इस धारा के कारण। इस धारा के कारण तो हो रहा था। अभी हम समझा रहे थे कि जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा जब इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। तो वही स्वप्रेरण गुणांक, मतलब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये निर्भर किस पर करता है, आई। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स निर्भर किस पर करता है, आई पर। जो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, इसको इस प्रकार भी हिंदी में लिख लो, फिर इसको लिखो कि कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जब धारा प्रवाहित करवाएंगे तभी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्योंकि धारा प्रवाहित कराएंगे तो चुंबक की बल रेखाओं की संख्या में अचानक घटोत्तरी बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसके बाद बता ही चुके। तो वही बताया कि चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जो चुंबकीय फ्लक्स किससे लिखते हैं, फाई, वो निर्भर किस पर करता है, आई। यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n है तो ये हो जाएगा n फाई, n फाई। अनुक्रमानुपाती हटा दे तो कोई स्थिरांक आ जाता है, तो वो स्थिरांक हमारा आ जाता है l, वो स्थिरांक आ जाता है l। तो l बराबर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं n फाई बटे आई, n फाई बटे आई, n फाई बटे आई। यहाँ l क्या है, तो l हमारा होता है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कह दो चाहे स्वप्रेरकत्व कह दो, स्वप्रेरकत्व। एल होता है स्वप्रेरण गुणांक और चाहे इसे क्या कह सकते हो, स्वप्रेरकत्व। एल बराबर एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई होता है। इसमें कभी कभी अच्छे से आ गए तो ये हुआ स्वप्रेरण गुणांक। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, आई क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा, एन क्या है, इसमें तार के फेरों की संख्या। तो इस जो स्वप्रेरण गुणांक पूछा था, कभी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछी जाती है कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें, एकांक का मतलब 1 एम्पियर, कितने, 1 एम्पियर एकांक धारा प्रवाहित करें तो
कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। अर्थात जैसे कि ये फार्मूला क्या था, L बराबर एन फाइव बटे आई। तो यदि हम यहाँ पर I का मान कितना रख दें, एक, I का मान 1 एम्पियर रख दें, I का मान 1 रख देंगे, तो L बराबर N5, I का मान हमारा कितना है 1, I का मान 1, तो L बराबर क्या हुआ N5 हो गया, चूंकि यहाँ धारा का मान कितना है 1 एम्पियर। तो इससे पता चला यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें, एकांक धारा मतलब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अर्थात L कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये अच्छे समझ में आ गया कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है। यहाँ स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी पूछा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनका हम मात्रक बताएं, इनमें संबंध बताएं। इनसे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक L बराबर N5 बटे आई होता है, N5 बटे आई। तो अगर L का मात्रक पूछा जाए, L मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक वही होगा जो फाई का होगा और आई का होगा। N क्या है, फेरों की संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। इससे पहले बता चुके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। आई क्या है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। ये एल का एक मात्रक हो गया। अगर आप एल का दूसरा मात्रक लिखना चाहते हो तो एल स्वप्रेरण गुणांक का दूसरा मात्रक होता है हेनरी। दूसरा मात्रक हमारा हो गया हेनरी, ये भी हो गया। इसके बाद इसमें एक संबंध पूछा जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक व विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। स्वप्रेरण गुणांक व प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। तो दोनों का फार्मूला लिखो। हम जानते हैं L बराबर क्या होता है, N5 बटे आई, N5 बटे आई होता है, या हम N5 बराबर L इंटू आई, L इंटू आई इतना पढ़ चुके हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध देखना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ए बराबर क्या होता है, तो माइनस डी5 बाई डी टी। तो देखो हम इससे इनका कोई तो बना नहीं सकते हैं, तो इसे आप समीकरण क्या दे दो, एक, समीकरण एक दे दो, समीकरण एक। तो अगर हम सोचे कि किसी प्रकार यहाँ पर अगर फाई है तो यहाँ फाई बटे टी है, फाई बटे टी है, तो इस समीकरण का हम क्या कर लें, अवकलन। तो हम इनमें कर ले दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अगर n एक संख्या उसका अवकलन नहीं होगा, तो यहाँ से d5 बाई डी टी हो गया, तो इनका भी हो जाएगा d5 डी बटे डी टी एल आई, एल इंटू आई। एल हुआ स्वप्रेरण गुणांक, एक नियतांक है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो एल बराबर आ गया हमारा डी आई बाई डी टी।
di/dt। ये n, देखो ये इतना होता है, तो n d/dt। आप यहाँ n नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये भी कह सकते हो n बराबर d/dt। तो इसे समीकरण आप क्या कह सकते हो, 2, समीकरण 2। देख लो d/dt बराबर LDI है, और d/dt तो यहाँ n नहीं लगा तो यहाँ भी n क्या करो, ना लगाओ। तो ये हो गया E बराबर d/dt, d बराबर LDI/dt। तो ये अगर इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, और नहीं तो आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 d/dt का मान उठा के यहाँ रख दो। तो देखो E है, माइनस लगा दो, d/dt का मान कितना है, L di/dt। देखो यहाँ से E बराबर d/dt था, और d/dt का मान कितना है, L di/dt। तो ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे लिखते हैं, E से। L बराबर di/dt, L स्वप्रेरण क्या हो गया, गुणांक। तो ये हुआ हमारा स्वप्रेरण गुणांक और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में।